गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सब लोग ठीक हैं? चलिए, वीट क्रॉप कल्टीवेशन का डिस्कशन कर रहे थे, अपने गेहूं की खेती की बात कर रहे थे और वीट कल्टीवेशन के अंदर अपने वैरायटी का डिस्कस कर चुके थे। किस में है उनका डिस्कस है वो हो चुका था। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं सीड रेट पे, बीज दर पे। अब गेहूं और चावल की बीज दर और मक्का की बीज दर, तीनों की कई प्रकार की बीज दर अपने को पढ़नी होती है, एक चमला की काउपी की। तो कई बार इनके सीड रेट से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इरिगेटेड एरिया में, समय पर अगर हम सीड ड्रिल के द्वारा सॉविंग कर रहे हैं, समय पे कर रहे हैं और सीड ड्रिल के द्वारा सॉविंग कर रहे हैं, इरिगेटेड एरिया है, टाइमली आप सॉविंग कर रहे हैं और सीड ड्रिल से सॉविंग कर रहे हैं, तो 100 kg पर हेक्टर सीड रेट की आवश्यकता होती है। अब आपसे सीधा भी पूछ ले कि गेहूं में बीज दर कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 100 किलो होती है। गेहूं में बीज दर कितनी होती है? 100 kg होती है, 100 किलो बीज दर होती है। ठीक है, सीधा सीड रेट पूछे तो भी, टाइमली सॉविंग का समय पर पूछे तो भी, इरिगेटेड एरिया में सीड ड्रिल से पूछे तो भी 100 किलो ही सीड रेट बताओगे। उसके अलावा अगर बड़े दाने वाली कोई वेराइटी है, यानी बोल्ड सीडेड कोई वेराइटी है, बड़े दाने वाली है, बड़े दाने वाली कोई किस्म है, या फिर आप लेट सॉविंग कर रहे हैं, देरी से बुआई कर रहे हैं, लेट सॉविंग, देरी से बुआई कर रहे हैं, लेट सॉविंग कर रहे हैं, देरी से बुआई कर रहे हैं, या फिर मिट्टी है वो लवणीय सारी है, सेलाइन एल्केलाइन सॉइल है, या मिट्टी लवणीय सारीय है, या फिर बरानी एरिया, अनइरिगेटेड एरिया है। कैसा एरिया है? बरानी एरिया है। या फिर एरिड और सेमी एरिड एरिया, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, एरिड और सेमी एरिड रीजन, शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जो आप खेती करते हैं उसे ड्राई फार्मिंग बोलते हैं, यानी शुष्क खेती बोलते हैं। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जो खेती करते हैं वो ड्राई फार्मिंग है। अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में जो आप खेती करते हैं उसको ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क भूमि खेती कहते हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग यानी शुष्क भूमि खेती कहते हैं। तो देखो, बड़े दाने वाली किस्म है, देरी से बुआई कर रहे हो, लवणीय सारीय मिट्टी है, ब्रानी एरिया है, या फिर मैं बात करूं एरिड रीजन, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र जहां ड्राई फार्मिंग होती है, अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र यानी सेमी एरिड क्लाइमेट वाला है जहां ड्राई लैंड फार्मिंग होती है ना, वहां पर। या फिर आप क्या कर रहे हैं? जीरो टिलेज कर रहे हैं, शून्य भूपरिष्करण कर रहे हैं, जीरो टिलेज। हालांकि शून्य भूपरिष्करण आगे अपने बात करेंगे, है ना। चलो, शून्य भूपरिष्करण की अलग से बात कर लेते हैं, बाकी यहां बात तो मिलती जुलती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने अलग से बात है वो कर लेते हैं। तो इन परिस्थितियों में आपको 25% बीज दर है वो ज्यादा रखनी है। बड़े दाने वाली है, लेट सॉविंग कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल, समस्याग्रस्त मृदा है, बरानी क्षेत्र है, ड्राई फार्मिंग वाला एरिया है, ड्राई लैंड फार्मिंग वाला क्षेत्र है, तो वहां पर आप 25% बीज दर है वो ज्यादा रखेंगे। अब 25% बीज दर ज्यादा रखेंगे तो बीज दर कितनी हो जाएगी? 125 किलो हो जाएगी। नॉर्मल 100 किलो, यहां पर कितनी हो जाएगी? 125 किलो हो जाएगी। अब आपसे पूछ लिया जाता है छिटकुआ विधि से, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाता है छिटकुआ विधि से, छिटकुआ विधि से पूछ लिया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग, छिटकुआ विधि से पूछ लेते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से पूछ लेते हैं। तो छिटकुआ विधि से बीज दर कितना रखते हो? रेंज पूछे जाए तो 125 से 150 किलो, है ना, रेंज पूछे। और एक्यूरेट पूछे तो 125 किलो ही बोलोगे। एक्यूरेट पूछे तो आप कितना बोलोगे भाई? 125 किलो ही बोलना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेंज पूछ ले तो 125 से 150, और एक्यूरेट पूछ ले तो मिनिमम स्टैंडर्ड लिख देना है, 125 किलो बीज दर है वो रखी जाती है। इस बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? भाई कल को मीन वैल्यू निकालने लग जाओ भाई लगभग 140 किलो, वो नहीं करना है आपको। एक्यूरेट पूछ ले तो आप 125 किलो ही बताओगे छिटकुआ विधि से, ठीक है। डिबलिंग, डिबलर से तो बीज दर हमेशा ही कम लगती है,
क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइन से लाइन की दूरी फिक्स है, बीज पौधे से पौधे की दूरी फिक्स है, बीज की गहराई फिक्स है और हर एक होल में एक ही बीज डलता है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज बहुत अच्छा होता है। तो सबसे कम जो बीज दर लगती है वो डिबलर से लगती है। डिबलर से आप बीज दर कितनी लेंगे, मात्र 25 से 30 किलो, केवल और केवल 25 से 30 किलो बीज दर है वो जरूरत पड़ती है। वहीं पे हम पढ़ेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, है ना, प्रो इरिगेटेड रेज बेड, प्रो इरिगेटेड रेज बेड अभी अपने डिस्कस करेंगे इस पे। तो अगर हम प्रो इरिगेटेड रेज बेड लेते हैं तो 75 किलो बीज दर है वो रखी जाती है, 75 केजी सीड रेट है वो आपकी रखी जाती है। ये तो बात होगी बिल्कुल कॉमन सी। अब अपने बात कर लेते हैं स्पेशल केस में। एक तो हम बात कर रहे थे जीरो टिलेज का, शून्य भूपरिष्करण का, और दूसरा हम बात कर रहे थे प्रो इरिगेटेड रेज बेड का। ठीक है, चलिए जीरो टिलेज की अगर अपने बात करें तो जैसे अपने भारत में सबसे ज्यादा क्रॉपिंग पैटर्न कौन सा चलता है, कौन सी फसल प्रणाली सबसे ज्यादा चलती है, तो राइस और वीट की चलती है, यानी खरीफ में राइस और रबी में वीट। तो हम राइस की फसल को काटते हैं, राइस की फसल को काटते हैं और उसके अंदर बिना किसी टिलेज के, बिना किसी भूपरिष्करण यानी खेत की तैयारी के डायरेक्ट सॉविंग कर देते हैं, तो वो क्या है, जीरो टिलेज है, शून्य भूपरिष्करण है। उसे अपने क्या बोल देते हैं, शून्य भूपरिष्करण है वो कहा जाता है। अब देखो शून्य भूपरिष्करण करने की जरूरत क्यों पड़ती है। चावल गेहूं के अंदर ही मेनली किया जाता है। चावल की फसल है वो लंबी है, यानी लगभग अपने बात करें तो 5 महीने की लमसम की फसल है। गेहूं की फसल भी लंबी है। तो अब चावल की फसल अगर आपने खरीफ में लगा दी ना, तो गेहूं की फसल लेट हो जाती है, और ज्यादा लेट ना हो, है ना। 25 नवंबर तो आ चुका होता है, लगभग 25 नवंबर तक के आसपास की स्थिति आ चुकी होती है, और अक्टूबर नवंबर बढ़िया टाइम होता है सॉविंग का, तो और ज्यादा लेट ना हो, इसलिए अपने खेत की तैयारी करना मुनासिब नहीं समझते हैं और उस खेत में सीधा ही सॉविंग कर देते हैं, डायरेक्ट सॉविंग कर देते हैं। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, शून्य भूपरिष्करण बोलते हैं। अब शून्य भूपरिष्करण के लिए आप ज्यादातर जो इंप्लीमेंट काम में लेते हैं वो हैप्पी सीडर लेते हैं। आपसे पूछ ले, धान के खेत में गेहूं की शून्य भूपरिष्करण द्वारा बुआई करने के लिए, जीरो टिलेज के द्वारा सॉविंग करने के लिए कौन सा सीडर है वो काम में लिया जाता है, हैप्पी सीडर है वो काम में लेते हैं। अब आप सोचो कि जो धान है उसके अवशेष ऑलरेडी खेत में है, जर्मिनेशन परसेंटेज तो कम आएगा ही आएगा, अंकुरण प्रतिशत है वो तो कम आएगा ही आएगा, इसलिए हम बीज दर है ना वो ज्यादा रखेंगे। कितनी ज्यादा रखेंगे, 25% बीज दर है वो ज्यादा रखते हैं। कितनी बीज दर ज्यादा रखते हैं, 25%। यहां भी आपको ध्यान रखना है, रेंज पूछ ले तो आप बोलोगे 125 से 150 किलो बीज दर है वो रखते हैं, और एक्यूरेट पूछ ले तो आप कितना बताओगे, 125 किलो पर हेक्टर बीज दर है वो रखते हैं। वही सेम ब्रॉडकास्टिंग वाली बात, वही सेम ब्रॉडकास्टिंग वाली बात होती है, ठीक है। तो 125 से 150 किलो बीज दर रखते हैं, और एक्यूरेट पूछे तो 125 किलो। और इसकी सॉविंग के लिए आप क्या करते हो, हैप्पी सीडर है वो काम में लेते हो। ये क्या करेगा, उस धान के खेत में ही सीधा बुआई करेगा, बनाया हुआ इस प्रकार से है कि उसके अंदर बढ़िया परफॉर्म करेगा। प्रो ओपनर बहुत नेरो होता है, पतला सा होता है, और उसके बीच में क्या है, बीज है वो गिरता जाता है, तो हैप्पी सीडर है, इसको बोलते हैं हैप्पी सीडर। चलिए उसके अलावा अगर अपने बात करें, अगर हम जीरो टिलेज करते हैं तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखो जीरो टिलेज से एक तो ये फायदा होता है कि फील्ड प्रिपरेशन पे जो कॉस्ट लगती है वो आपकी नहीं लगेगी। गेहूं है वो और देर मतलब उसको और देरी नहीं होगी, अगर आप देरी से लगाओगे तो उपज कम मिलेगी ना, फिर तो उसमें सॉविंग में और ज्यादा डिले नहीं होगा और ज्यादा देरी नहीं होगी, है ना। ये तो लाभ है जी। नुकसान की बात करें तो जर्मिनेशन परसेंटेज कम आएगा, जिससे आपको सीड रेट क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। कितनी, 25%। रेंज पूछ ले तो 125 से 150 किलो पर हेक्टर, एक्यूरेट पूछ ले तो आप 125 किलो, जैसा आपने ब्रॉडकास्टिंग में पढ़ा। इसके अलावा अब गेहूं आपने लगा लिया तो धान का अवशेष खेत में पड़ा है, जिसकी वजह से क्या है, खेत में नाइट्रोजन कम हो जाता है एक बार। क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर अवशेष पिछली फसल का आप खेत में अवशेष छोड़ देते हो ना, तो नाइट्रोजन है वो कौन सी फॉर्म में चला जाता है, इमोबाइल फॉर्म में चला जाता है, बायोलॉजिकल जैविक अवस्था में चला जाता है।
अब ये इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन क्या होता है, यानी अगतिशीलता और खनिजीकरण क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ते हैं तब। अगर पहले जानना है तो 4-5 मिनट का ही लेक्चर है, यूट्यूब पे डला हुआ है, इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन के नाम से डला हुआ है। उसको देख लोगे तो बहुत अच्छा लेक्चर है और उससे आपके ये दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी फसल में जीरो टिलेज करते हो, पिछली फसल के अवशेष पड़े रहते हैं, तो उस मिट्टी में उस दौरान नाइट्रोजन है उसकी उपलब्धता कम हो जाती है एक बार के लिए। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन कहीं भाग जाता है, रहता तो मिट्टी में लेकिन पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, वो इमोबिलाइजेशन है। उसमें नाइट्रोजन बायोलॉजिकल फॉर्म में ही चला जाता है, यानी सूक्ष्म जीव है ना, वो नाइट्रोजन अपने शरीर में ले लेते हैं, जिससे पौधों के लिए मुक्त नाइट्रोजन होता नहीं है। तो वो समस्या आती है, इसलिए हमें नाइट्रोजन का एप्लीकेशन भी 25% ज्यादा करना पड़ता है, ताकि नाइट्रोजन की कमी नहीं आए। नहीं तो फसल हमारी क्या है, पीली पड़ जाती है। तो एक आपको नाइट्रोजन ज्यादा देना पड़ेगा 25%, एक जो बीज दर है ना वो आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब देखो ये बात है कि अगर हम जीरो टिलेज करते हैं तो खरपतवार ज्यादा होता है या कम होता है। देखो जीरो टिलेज से खरपतवार व पीड़क की समस्या ज्यादा होती है। जीरो टिलेज से खरपतवारों की और पीड़क की समस्या ज्यादा होती है, पेस्ट की समस्या ज्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप जीरो टिलेज करते हैं, शून्य भू परिष्करण करते हैं, तो उससे वीड और पेस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, खरपतवार और पीड़कों की समस्या ज्यादा होती है। तो हमें क्या करना है, वीड कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड काम में लेने हैं, क्योंकि आप टिलेज तो कर नहीं रहे हैं, भू परिष्करण तो कर नहीं रहे हैं किसी प्रकार का, तो हम यहां हर्बिसाइड काम में लेते हैं ताकि वीड है उसको प्रॉपर कंट्रोल कर ले। लेकिन गेहूं में जब जीरो टिलेज करते हैं ना, तो दो चीज का आपको प्रकोप कम देखने को मिलता है। एक तो फेल्योरिस माइनर, फेल्योरिस माइनर बोले तो गेहूं सा, इसका प्रकोप आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। और दूसरा साइनिडोन डेक्टाइलोन, यानी जो दूब घास होती है, इनका प्रकोप कम देखने को मिलता है। अगर आप जीरो टिलेज करते हैं तो वीड बढ़ेगा नो डाउट, और वीड के अलावा पेस्ट है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि उनको शरण लेने का मौका मिल जाएगा ना। लेकिन जो फेल्योरस माइनर है, गेहूं सा है, गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा जिसको आप बोलते हैं, वो और साइनिडोन डेक्टाइलोन यानी दूब घास है, तो इनकी संख्या है वो आपको कम देखने को मिलती है, बाकी और वीड बढ़ेंगे। और उसके अलावा पेस्ट है वो भी ज्यादा होते हैं जीरो टिलेज में, तो वो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए कोई इलाज नहीं है, तो उसके लिए आपको पेस्टिसाइड वगैरह है उनका उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी खेत की तैयारी की कॉस्ट बच जाती है, फसल है वो हमारी डिले नहीं होती है, आप टाइम पे सॉविंग करके उस सीजन का फायदा उठा लेते हैं, मतलब ये सारे फायदे अपने को हो जाते हैं। एक होता है जी ठीक है जीरो टिलेज कर दो, अब एक है कि खरपतवार की प्रॉब्लम ज्यादा न हो और क्रॉप रेजिड्यूज है वो अंकुरण में ज्यादा दिक्कत पैदा न करे, इसलिए आजकल हम मिनिमम टिलेज करते हैं। अब आप सोचेंगे यार मिनिमम टिलेज करने में टाइम जाएगा, नहीं, मिनिमम टिलेज करने में टाइम नहीं जाएगा, न्यूनतम भू परिष्करण, टाइम नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा, जीरो टिलेज जितना ही टाइम लगेगा। आजकल डेवलप हो गया सुपर सीडर, ये तो हैप्पी सीडर है, एक डेवलप हो गया सुपर सीडर, जो मैंने कई बार आपको क्विज में भी दिखाया और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पूरी इसकी कार्यविधि पे भी अपने बात करते हैं। जैसे ये हैप्पी सीडर है ना, तो इसके आगे जैसे रोटोवेटर होता है ना, वैसी ब्लेड लगा दी पूरे में रोटोवेटर की तरह, तो ये आगे आगे टिलेज करता जाता है और पीछे पीछे सॉविंग होती जाती, तो टाइम नहीं लगा ना एक्स्ट्रा। तो आजकल मिनिमम टिलेज भी चलने लग गया, न्यूनतम भू परिष्करण भी चलने लगा है। तो आपसे पूछ ले कि राइस के खेत में डायरेक्ट वीट को लगाने के लिए, गेहूं को लगाने के लिए मिनिमम टिलेज करने के लिए या टिलेज और सॉविंग प्रैक्टिस एक साथ करने के लिए कौन सा सीडर काम में लेते हैं, तो सुपर सीडर। न्यूनतम भू परिष्करण के लिए कौन सा सीडर यूज किया जाता है, सुपर सीडर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक अच्छी तरह से आपको नोट कर लेनी है बात। चलो, ये तो मैंने जीरो टिलेज और उसके अलावा आपको मिनिमम टिलेज है वो बता दिया है। मिनिमम टिलेज में भी सीड रेट 125 रखेंगे आप, सुपर सीडर का यूज करते समय भी सीड रेट 125 केजी रखेंगे ही रखेंगे, और जीरो टिलेज में भी 125 किलो रखेंगे। रेंज पूछ ले तो 125 से 150 किलो रखते हैं, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग में भी मैंने सीड रेट आपको इतना ही बताया था। अब हम बात करें फ्रो इरिगेटेड रेज बेड। देखो फ्रो इरिगेटेड रेज बेड क्या होता है, हमने बीच में थोड़ी देखो उठी हुई क्यारी बना ली, ये उठी हुई क्यारी है, इसके चारों ओर फ्रो है, खुड है,
इसमें आप पानी देते हो, इसमें क्या करते हो, पानी। तो फ्रो इरिगेटेड रेज बेड, फ्रो इरिगेटेड रेज बेड, कई फायदे होंगे इसके। कई फायदे कैसे होते हैं जी? सबसे पहले तो हम बात करें कि इसको कितना लंबा चौड़ा है वो आप लोग बनाते हैं। वैसे तो आपको दिख ही रहा है, यहां से भी समझाया जा सकता है। तो ये बेड है, इसकी चौड़ाई कितनी रखते हो, 60 से 100 सेंटीमीटर चौड़ाई रखते हो, 60 से 100 सेंटीमीटर, है ना। 60 रख लो, 70 रख लो, 80 रख लो, 90 रख लो, 100 रख लो, ये आप पे डिपेंड होता है। तो आप 60 से 70 सेंटीमीटर, सॉरी 60 से 100 सेंटीमीटर चौड़ाई रखेंगे। लगभग 2 से 3 कतार इस पे उग जाती है। कितनी कतार, 2 से 3, 4 भी उग सकती है। अगर आप 100 सेंटीमीटर तक जा रहे हैं तो 4 उगने में भी कोई समस्या नहीं है, 5 भी उग सकती है। वैसे जनरली कितनी कतारों का सिस्टम होता है, 2 से 4 कतार होती है, 2 से 4 लाइन है वो इस पे उगती है। 60 से 100 सेंटीमीटर चौड़ा बनाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर आप चौड़ा बनाते हैं तो कई बार आप 5 कतार भी इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो 60 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी बेड बनाई, उसके चारों ओर आपने खूड बनाया। अब इस खेत में आप पानी देंगे तो क्या है, इस खूड के अंदर देंगे तो पानी तो बचेगा भाई, पानी तो बचेगा। कितना पानी बच जाएगा, लगभग 25 से 40% पानी तो बच जाएगा। 25 to 40% के आसपास क्या है आपका पानी है वो बच जाएगा। दूसरा मैं बात करूं तो अब ये बीच का एरिया खाली है, यहां सीड नहीं देना पड़ रहा है, तो आपका सीड भी बचेगा। कुछ सीड है, बीज है, वो भी यहां पर बचेगा। बीज कितना बचेगा, लगभग 25 से 40% के आसपास बीज भी बचेगा, क्योंकि बीज भी कम देना होगा, जल भी बचेगा। अब उर्वरक दोगे तो वो भी आपको इस बीच वाले नाली वाले क्षेत्र में नहीं देना है, तो उर्वरक भी बचेगा। उर्वरक कितना बचेगा, 25% के आसपास आपका उर्वरक बच जाएगा। पानी कितना बच गया, 25 से 40, और बीज कितना बच गया, 25 से 40, और उर्वरक कितना बच गया, 25%। अगर हम इस लेआउट यहां देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये खूड है, ये बेड है, ये खूड है, ये बेड है, इस तरह से। इस बेड की चौड़ाई आप कितनी रख देते हैं, इस बेड की चौड़ाई रख देते हैं 60 से 100 सेंटीमीटर, है ना। जितना सुटेबल हो उसके हिसाब से अपने रख लेते हैं। अब इसके ऊपर आप 2 से 4 या कभी कभार 5 लाइनों तक भी लगा सकते हैं। 2 तो देखो कोई नहीं लगाता है, 3 लाइन तो कम से कम लगती है, तो 3 से 5 लाइनों के आसपास वो लगता है। अब देखो जो पानी होगा वो पानी इन खूड के अंदर खड़ा रहेगा, और आपको देना ही पानी खूड के अंदर ही है, तो पानी का रिसाव वो इस तरफ हो जाएगा, है ना, मिट्टी में नमी बनी रहेगी। तो आपको पूरे खेत के ऊपर पानी नहीं खड़ा करना पड़ा, सिर्फ इन खूडों में पानी दिए वो पौधों को भली भांति है वो मिल जाएगा। तो पानी की बचत, उसके अलावा बीज की बचत, और उसके अलावा मैंने बताया आपको उर्वरकों की बचत होती है। अगर मान लो कभी पानी ज्यादा हो गया, बारिश होगी ज्यादा, तो भी तने के पास पानी नहीं लगेगा, वो इस खूड में खड़ा रहेगा, उस समय भी ये बढ़िया है। लेकिन मेनली तो पानी को बचाने के लिए ये मेथड डेवलप किया गया, फ्रो इरिगेटेड। ये फ्रो में सिंचाई होती है, रेज बेड क्यारी है वो थोड़ी क्या है, ऊंची होती है। अब बात आती है कि ये मेथड डेवलप किसने किया था, ये मेथड है वो डेवलप किसने किया था। तो ये मेथड डेवलप किया था कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, CGIAR। अब आप पढ़ते हैं कि जो CGIAR है ना, इसके वेरियस हेडक्वार्टर है। वैसे तो सबसे पहले तो वॉशिंगटन के अंदर बना था, USA के अंदर 1971 के अंदर पहला हेडक्वार्टर, लेकिन अब हम बोलते हैं कि वेरियस हेडक्वार्टर है। तो CGIAR क्या है, CGIAR एक इंटरनेशनल लेवल का कंसल्टेटिव ग्रुप है, जो विश्व के जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, विश्व के जितने भी आपके एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, टॉप जो इंस्टीट्यूट है, उनको आपस में जोड़ता है, उनके अंदर कोलाब्रेशन करता है, ताकि एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट में फायदा मिले और एग्रीकल्चर में वैश्विक स्तर पर अच्छा विकास है वो कर सके, एग्रीकल्चर में अच्छा विकास है वो कर सके। तो उसके द्वारा ये दिया गया है ना, कूड़ सिंचित उठी हुई क्यारी प्रणाली या फिर फ्रो इरिगेटेड रेज बेड है वो इसे कहा जाता है। अब मैंने कहा इसमें बीज बचता है, तो बीज बचता है तो कितना बीज बचता है, इसमें बीज की सेविंग 25 से 40%, और पीछे हमने सीड रेट कितना पढ़ा था, 70 kg पढ़ा, कितना पढ़ा, 70 kg। अब नॉर्मल सीड ड्रिल से सॉविंग करते हैं तो 100 किलो, और यहां कितना लग रहा है, 70 किलो लग रहा है, तो 30%। तो ये दिखा रहा है रेंज, हम बात कर ही रहे हैं, कितना बीज बच जाता है, 25 से 40% है वो बच जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये मेथड दिया हुआ है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों के अंदर बहुत ही कारगर मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। तो ये यहां पे हमारी बात होगी जी किसकी, सीड रेट की। अब हम बात करें सॉविंग टाइम की।
देखो इरिगेटेड एरिया है और टाइमली सॉविंग कर रहे हो तो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक आप सॉविंग कर दीजिए। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक सॉविंग कर दें, यही बढ़िया टाइम है। अगर आप क्या है रेनफेड एरिया की बात करें, बारानी एरिया की, बारानी है ना, तो रेनफेड एरिया में क्या होता है, जितना जल्दी सॉविंग कर देंगे उतना फायदा है। तो आप कर देते हैं 15 अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह तक, यानी अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में, दूसरा पखवाड़ा 15 दिन का पखवाड़ा होता है, तो पहला पखवाड़ा 1 से 15 दिन, 16 से 30 दिन दूसरा पखवाड़ा, तो अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े से नवंबर के पहले सप्ताह तक यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आप सॉविंग करते हैं रेनफेड एरिया में, बरानी क्षेत्रों में। लेकिन जो इरिगेटेड एरिया वहां 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आप गेहूं की सॉविंग है वो करते हैं। अब आपसे सीधा पूछ ले प्लांटिंग डिस्टेंस क्या रखनी है, प्लांटिंग डिस्टेंस है वो क्या रखनी है, तो प्लांटिंग डिस्टेंस सीधा पूछे गेहूं में प्लांटिंग डिस्टेंस स्टैंडर्ड, तो आप बोलेंगे 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, वो एक स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस है। ये एक स्टैंडर्ड प्लांटिंग डिस्टेंस होती है 22.5 से 10 सेंटीमीटर जो है ना। अब आपसे वेराइटी टू वेराइटी पूछ ले तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, और वेराइटी टू वेराइटी तो चलो कोई नहीं पूछेगा, इरिगेटेड रेनफेड एरिया में तो पूछा ही जा सकता है। इरिगेटेड एरिया में तो यही प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाएगी, सबसे बढ़िया है। बाकी मैंने कहा वेराइटी से वेरी करता है, लेकिन आपसे एक कॉमन पूछी जाती है, वेराइटी टू वेराइटी कौन पूछेगा। दूसरा रेनफेड एरिया, देखो बरानी क्षेत्र होता है ना, वहां पे प्लांट सीड रेट तो ज्यादा रखी जाती है। अब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, लिखा आ जाए एरिड रीजन, एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट बोले तो शुष्क जलवायु, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एरिड क्लाइमेट शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु जहां होती है ना वहां फार्मिंग होती है ड्राई फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग होती है, ड्राई फार्मिंग, जिसे आप शुष्क खेती बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, शुष्क खेती। यहां पर कोई भी आप फसल लगाते हैं तो जनरली क्या होगा, मिट्टी में नमी कम होगी, बीज अंकुरण कम आएगा, बीज अंकुरण कम आता है। सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड क्लाइमेट, यहां भी पानी की कमी है भाई, शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भी यहां भी पानी की कमी है। यहां पे जो खेती करते हैं ना उसको ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं यहां पे, शुष्क भूमि खेती। तो यहां मिट्टी में मॉइस्चर की कमी होती है, जर्मिनेशन परसेंटेज कम देखने को मिलता है, इसलिए हमेशा ही कोई भी क्रॉप लगाओ उसकी सीड रेट 10 से 15% ज्यादा रखनी होती है। कितनी सीड रेट ज्यादा रखनी होती है, 10 से 15% सीड रेट ज्यादा रखनी होती है। लेकिन याद रखिएगा वीट और बार्ले के केस में, यानी गेहूं और जौ के केस में, लेकिन गेहूं और जौ के केस में ध्यान रखिएगा 25% सीड रेट ज्यादा रखते हैं, 20 से 25। कितना सीड रेट ज्यादा रखते हैं, 20 से 25, एक्यूरेट पूछ ले तो 25%। बाकी सभी फसलों में सीड रेट कितनी ज्यादा रखेंगे, 10 से 15%, और गेहूं और जौ में कितनी ज्यादा रखेंगे, 20 से 25% है वो ज्यादा रखते हैं, एक्यूरेट पूछ ले तो 25। ये सेम ही बात प्रॉब्लमेटिक सॉइल, समस्याग्रस्त मृदाओं के लिए लागू होती है, और ये सेम ही स्थिति है वो लेट सॉविंग के लिए लागू होती है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल का मतलब लवणीय सारी मृदा, वहां पर भी ये सेम ही कंडीशन लागू होगी, लेट सॉविंग, देरी से बुआई कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में कोई भी फसल है तो आप सीड रेट कितनी ज्यादा रखोगे, 10 से 15%। लेकिन गेहूं और जौ में कितनी ज्यादा रखोगे, 20 से 25% सीड रेट आपको ज्यादा रखनी होती है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड रेट तो ज्यादा रखनी होती है, लेकिन अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अनइरिगेटेड एरिया में, है ना। अनइरिगेटेड एरिया या फिर एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट, अनइरिगेटेड एरिया लिखा आ जाए, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट लिखा आ जाए, या ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग लिखा आ जाए, यहां 10 से 15% प्लांट पॉपुलेशन कम रखी जाती है। बीज दर ज्यादा रखेंगे क्योंकि अंकुरण कम आएगा, लेकिन पौधों की संख्या क्या रखी जाती है, ज्यादा, सॉरी कम रखी जाती है। सीड रेट तो आप क्या रखोगे, ज्यादा, क्योंकि अंकुरण प्रतिशत कम आएगा ना, तो सीड रेट पहले से आप ज्यादा कर लीजिए।
सीड रेट आप पहले से ही क्या कर लीजिए, ज्यादा कर लीजिए, तो अंकुरण जो कम आ रहा है वो सही आए। लेकिन प्लांट पॉपुलेशन है वो 10 से 15% कम रखी जाएगी। प्लांट पॉपुलेशन कम क्यों रखी जाएगी, कारण क्या है भाई? ब्रानी एरिया है, एरिड रीजन शुष्क क्षेत्र है, सेमी एरिड रीजन अर्ध शुष्क क्षेत्र है, पानी की कमी है। आप सिंचित क्षेत्र में जितने पौधे लगा रहे हैं उतनों पौधों को बेहतर पानी आप नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे, उतना पानी आप अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, समझ रहे हैं ना आप? उतना वाटर आप अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे, क्लियर सी बात है, नहीं करवा पाएंगे। तो आप पहले से पौधे कम रखोगे ना, मतलब पौधे चाहे कम हो लेकिन उनको पर्याप्त पानी मिलेगा तो उत्पादन तो अच्छा मिलेगा। आप लालच कर लो पौधे क्या है उतने ही रखें, उनको प्रॉपर पानी नहीं दे पाओगे तो वो कमजोर रह जाएंगे, इल्ड गिर जाएगी, दाना कमजोर रह जाएगा, दाना है वो कमजोर रह जाएगा। तो इसलिए एरिड क्लाइमेट में, सेमी एरिड क्लाइमेट में यानी ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग वाले क्षेत्र में और बनानी क्षेत्र में फसलों की बीज दर रखें 10 से 15% ज्यादा, गेहूं व जौ में ज्यादा रखिए 25%, लेकिन पादपों की संख्या कितनी रखिए, 10 से 15% कम रखिए। अब पौधों की संख्या कम करनी है तो पौधरोपण दूरी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए रेनफेड बरानी एरिया में पौधरोपण दूरी कितनी रखी जाती है, 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। ये लाइन से लाइन की दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी है ना भाई, ये लाइन से लाइन की दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी वही। तो बरानी क्षेत्रों में कितना रखेंगे, 25 से 30 सेंटीमीटर, इंटू में 10 सेंटीमीटर। डिले सोविंग, अगर आप देरी से बुआई करते हैं, देरी से बुआई करते हैं तो पौधरोपण दूरी घटा देंगे। क्यों? क्योंकि पौधे का फैलाव उतना नहीं होना, देर कर दी ना आपने, पौधे को वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए उतना समय मिलेगा ही नहीं, तो ज्यादा नहीं फैलने वाला है। तो अगर आप देरी से बुआई करते हैं तो पौधरोपण दूरी गेहूं में 15 से 18 इंटू 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं, है ना, ये रखनी पड़ेगी आपको। और आपसे सीधा पूछ लिया गेहूं में पौधरोपण दूरी, फिर ये लिखनी है आपको, फिर ये लिखनी है। अब हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड है सॉविंग के, एक तो है केरा, एक है पोरा। केरा और पोरा जो बुआई की विधि है ना, ये गेहूं में और कद्दू वर्गीय में काम में ली जाती है। पुरानी है, ट्रेडिशनल है, आज भी आपको पूर्वी भारत में कुछ देखने को मिल जाती है, बिहार में भी देखने को मिल जाती है। देखो भाई, इसमें अपने क्या करते हैं, ये हल है, देसी हल, हल चलता रहता है आगे आगे, पीछे पीछे खूड में बीज गिराते रहते हैं, तो वो केरा मेथड होता है। वो कौन सी विधि है, केरा विधि। देसी हल चलता रहेगा, उसका खूड बनेगा, उसमें पीछे पीछे बीज डाल देते हैं, वो केरा मेथड है। एक अपने क्या करते हैं, जो देसी हल है उसके पीछे पाइप बांध लेते हैं, है ना, और जो इस हल को कंट्रोल कर रहा है, इसको पकड़ के चल रहा है, वो इसमें बीज गिराता रहेगा, पाइप के जरिए बीज गिराता रहता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, पोरा विधि। तो आपसे पूछा जा सकता है केरा और पोरा विधि क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये सॉविंग की ट्रेडिशनल मेथड है, बुआई की पारंपरिक विधियां हैं जो गेहूं में और कद्दू वर्गीय में काम में ली जाती है, जो गेहूं में और कद्दू वर्गीय के अंदर है वो काम में ली जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सीड ट्रीटमेंट की बात करें, बीज उपचार की बात कर लेते हैं। बीज उपचार इंपॉर्टेंट है ना भाई गेहूं का। डेप्थ की, चलो पहले डेप्थ की बात कर लेते हैं, फिर सीड ट्रीटमेंट की बात कर लेंगे। यहां सीड ट्रीटमेंट पर्याप्त नहीं लिखा हुआ, अपनी बात करते हैं, पहले डेप्थ की बात कर लेते हैं। देखो भाई, जो सिंगल जीन वाली ड्वार्फ वेराइटियां हैं, सिंगल जीन वाली ड्वार्फ वेराइटियां हैं, उनकी सॉविंग रखते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर। कितनी रखते हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर है वो सॉविंग डेप्थ रखते हैं, सिंगल जीन। डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी है, उनकी सॉविंग डेप्थ रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर। कितने रखते हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर। और ट्रिपल जीनी वेराइटी जो है, 3 जीन वाली बोनी की समय, उसकी सीड रेट कितनी रखेंगे, सॉरी सीड की डेप्थ कितनी रखेंगे, बीज की गहराई कितनी रखेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर। ये बीज की गहराई है, बीज की गहराई। चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप बताइए कि जो लंबी किस्में होती है टॉल वेराइटी, उसमें सीड की डेप्थ कितनी रखते हैं। एक जीन वाली बोनी में तो आप रखते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर, 2 जीन बोनी है उसमें 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो 3 जीन बोनी है उसमें रखते हैं 3 से 4 सेंटीमीटर।
अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो टॉल वेराइटियां हैं, लंबी किस्में हैं, उनके अंदर सीड डेप्थ कितनी रखते हैं, उनके अंदर सीड डेप्थ है वो कितनी रखी जाती है। सीड डेप्थ ऑफ टॉल वेराइटी ऑफ व्हीट, बताओ, अनुमान ही लगा लो। टॉल वेराइटी, टॉल वेराइटी में 5 से 7 सेंटीमीटर की डेप्थ रखते हो। जो लंबी किस्में हैं उनके अंदर बीज की गहराई कितनी रखते हो, 5 से 7 सेंटीमीटर तक रखते हो। 5 से 7 सेंटीमीटर तक है वो रखते हैं, ठीक है, 5 से 7 टॉल वेराइटियों के अंदर, टॉल वेराइटियों में 5 से 7। चलिए अब हम सीड ट्रीटमेंट की बात करें। सबसे पहले तो फंजीसाइड से, आपको सीक्वेंस तो पता ही है, पहले फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, और फिर राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर से कब, जब लेग्यूम हो, तो भाई ये तो नहीं, ठीक है। अब देखो सीड को हमें विटावेक्स 75 WP या फिर बावास्टिन 50 WP या फिर थायराम 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना चाहिए, कवकनाशी से उपचारित करना चाहिए, या तो विटावेक्स या फिर बावास्टिन। विटावेक्स 75 WP के रूप में, बावास्टिन 50 WP के रूप में, या फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप थायराम या कार्बनडेजिम भी काम में ले सकते हैं। कार्बनडेजिम काम में ले तो 2 ग्राम ले, थायराम काम में ले तो 3 ग्राम ले। कार्बनडेजिम ले तो 2 ग्राम, थायराम ले तो 3 ग्राम, बावास्टिन या विटावेक्स काम में ले तो 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड को उपचारित करेंगे। कार्बनडेजिम लेंगे तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, विटावेक्स या बावास्टिन लेंगे तो 2.5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से, और थायराम लेंगे तो 3 किलो पर केजी सीड, 3 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से लेंगे फंजीसाइड जो है। अब आपको ही पता है कि गेहूं दीमक के लिए संवेदनशील है, सेंसिटिव है। टर्माइट्स के लिए क्या है, सेंसिटिव है। गेहूं जो है वो टर्माइट के लिए सेंसिटिव है, दीमक के लिए संवेदनशील है। तो दीमक से गेहूं को बचाने के लिए प्रति 100 किलो बीजों को 450 ml क्लोरो पायरिफॉस से उपचारित करेंगे। किससे उपचारित करेंगे भाई, 450 ml क्लोरोपायरिफॉस से उपचारित करें प्रति 100 किलो बीज है, या 1 किलो नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब स्पेशल केस में अगर हम बात करें कि अगर लवणीय या क्षारीय मिट्टी के अंदर बीजों की सॉविंग करने जा रहे हो, लवणीय या क्षारीय में, तो या तो आप एक काम करें 3% सोडियम सल्फेट का उपयोग करें। लवणीय क्षारीय मिट्टी में अगर आप बुआई करना चाह रहे हैं तो बीज को आप क्या करेंगे, 3% सोडियम सल्फेट, या फिर हम बात करें तो 0.1% सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट तो 3% और सोडियम क्लोराइड तो 0.1%। सोडियम सल्फेट ज्यादा बढ़िया होता है। इसमें बीजों को 24 घंटे के लिए उपचारित करें तो लवणीय क्षारीय मिट्टी में भी अंकुरण प्रतिशत है वो आपको अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, बावास्टिन के अंदर कार्बनडेजिम होता है, बावास्टिन के अंदर क्या है, कार्बनडेजिम होता है। मैंने बोला अगर आप प्योर कार्बनडेजिम लेते हैं तो कितना लेंगे, 2 ग्राम। बावास्टिन लेते हैं, बावास्टिन फॉर्म में लेते हैं तो कितना ले लोगे आप, 2.5 ग्राम में। कहने का मतलब यह है, तो विटावेक्स और बावास्टिन का यूज करेंगे। आप तो इतना ही याद रख लो भाई, बावास्टिन में ही क्या है, कार्बनडेजिम है, बावास्टिन के अंदर ही क्या है, कार्बनडेजिम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको बताया दीमक से बचने के लिए आप क्या करेंगे, 450 ml क्लोरोपायरिफॉस का उपयोग करेंगे 100 किलो बीज के लिए।
और अगर हमें लवणीय क्षारीय मिट्टी में सॉविंग करनी है तो 3% सोडियम सल्फेट से या 0.1% सोडियम क्लोराइड से आप 24 घंटे के लिए बीज को उपचारित करेंगे और फिर लगा देंगे तो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात करूं स्टूडेंट, तो टुंडू रोग अगर है, पढ़ेंगे आगे अपने टुंडू रोग से अगर हमें बचना है, आगे पूरा डिस्कस करेंगे अपने टुंडू रोग का। तो टुंडू रोग से हमें बचना है तो बीज को नमक से उपचारित किया जाता है और कितने प्रतिशत, 20% नमक से उपचारित करते हैं। 20% नमक का घोल बनाते हैं, उससे उपचारित करते हैं तो टुंडू रोग से बचाव हो जाता है। तो टुंडू रोग के लिए हम नमक से उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने आगे बढ़े। केरापोर आपको बता दिया है, डेप्थ भी बता दिए। अब हम बात करें चलिए यहां ठीक है, इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेजेस, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, यानी हम बात करने वाले हैं सिंचाई की, है ना। तो सिंचाई के लिए हम बात करेंगे सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। तो गेहूं में सिंचाई की कितनी क्रांतिक अवस्थाएं हैं जी? 6 है, जिसमें से मोस्ट क्रिटिकल मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, चंदेरी जड़ अवस्था या शीर्ष जड़ फुटान अवस्था, या जिसको आप क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। आपको बताया था सीआरआई स्टेज किसने दी थी, बता सकते हो किसने दी? याद होगा भाई आपको, सीआरआई स्टेज किसने दी थी? शुरू में ही बताया था जब बोटनी की बात कर रहे थे। तो इरिगेशन की कितनी स्टेजेस होती है? क्रिटिकल 6, यानी गेहूं में कितनी सिंचाई देनी चाहिए? 5 से 6 सिंचाई। स्टैंडर्ड 6, यानी मानक सिंचाई है वो कितनी करनी चाहिए अपने को? 6 सिंचाई है करनी चाहिए। और गेहूं में सिंचाई की कितनी क्रांतिक अवस्थाएं हैं? 6 है, जिसमें से सबसे पहली कौन सी है? क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी चंदेरी जड़ अवस्था। क्राउन रूट इनिशिएशन, चंदेरी जड़ अवस्था, ये 21 दिन पे आती है, बात कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि लंबी किस्में होती है तो कितने समय में आती है? 25 से 30 दिन में। बोनी है तो 20 से 25 दिन में। एक्यूरेट पूछे बोनी में तो 21 दिन। लेट टिलरिंग स्टेज, दूसरी सिंचाई। आप पहली सिंचाई तो करेंगे क्राउन रूट इनिशिएशन पे। 6 सिंचाई कॉमन अगर आप कर रहे हो तो भाई गेहूं के लिए उपयुक्त सिंचाइयां कितनी है? 6 है, यानी सिंचाई की कितनी क्रांतिक अवस्थाएं? 6 है। उसमें सबसे क्रिटिकल कौन सी है, सबसे मुख्य क्रांति कौन सी है? सीआरआई। तो अगर आपके पास 6 सिंचाई का पानी है तो पहली सिंचाई देंगे क्राउन रूट इनिशिएशन पे, दूसरी सिंचाई देंगे आप लेट टिलरिंग में, यानी कल्ले फुटान की जो लेट अवस्था है, फुटान स्टार्ट हो चुका है, अंतिम अवस्था चल रही है उस समय, यानी बुआई के आप 45 से 50 दिन बाद दूसरी सिंचाई देंगे। तीसरी सिंचाई लेट जॉइंटिंग स्टेज। अब मैं ये आपको बता चुका हूं जॉइंटिंग वगैरह क्या होता है। तो जोड़े की जो अवस्था होती है या लेट जॉइंटिंग होती है, यानी सॉविंग के 65 से 70 दिन में आप क्या है? तीसरी सिंचाई देंगे। उसके बाद आएगी फ्लावरिंग स्टेज, पुष्पन अवस्था, बुआई के 85 से 90 दिन में। फिर उसके बाद आएगी दानों में दूध बनने की अवस्था, मिल्किंग स्टेज, यानी सॉविंग के 100 से 105 दिन पे। और फिर छठी जो सिंचाई देंगे वो पकने की अवस्था में, डप स्टेज में देंगे, डप राइप स्टेज पे 115 से 125 दिन पे देंगे, अगर आपके पास 6 सिंचाई है तो। अब मैं बोलूं कि अगर आपके पास सिर्फ एक सिंचाई है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंचाई का ही पानी है, तो आप कौन सी स्टेज पे पानी देंगे? सीआरआई स्टेज पे। दो पानी है तो दो इरिगेशन है तो अवेलेबल ही दो ही है भाई, तो सीआरआई पे और फ्लावरिंग पे, चाहे एक हो चाहे 6 हो, सीआरआई पे तो देना ही देना है। हाँ भाई, सीआरआई स्टेज किसने दी थी? आंसर दे दिया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बीएल भारद्वाज, बिल्कुल ठीक है। बीएल भारद्वाज ने बताया था ना आपको, सीआई जो है, सीआरआई क्राउन रूट इनिशिएशन, सीआरआई स्टेज, वो किसने दिया था? बीएल भारद्वाज ने। बीएल भारद्वाज, सीआरआई स्टेज जो है गेहूं की, वो बीएल भारद्वाज ने दी थी, बताया हुआ है आपको। चलिए, तो एक पानी है तो आप कहां पर देंगे? सीआरआई पे। सीआरआई पे तो देना ही है चाहे कितने ही पानी हो, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। दो पानी है तो एक सीआरआई पे, एक फ्लावरिंग पे। तीन पानी है तो एक सीआरआई पे, एक लेट जॉइंटिंग पे यानी बूटिंग पे, और एक मिल्किंग पे। एक सीआरआई पे, एक लेट जॉइंटिंग, जॉइंटिंग वही इलोंगेट, लंबाई बढ़ने वाली है ना, दो गांठों के बीच में, बूटिंग भी बोल देते हैं, और मिल्किंग दूधी अवस्था पे। अगर आपके पास 4 सिंचाई है तो एक सीआरआई पे दो, एक लेट टिलरिंग पे, और फ्लावरिंग पे और मिल्किंग पे, अगर 4 है तो।
5 सिंचाई है तो एक सीआरआई पे, एक लेट टिलरिंग पे, एक लेट जॉइंटिंग पे, एक फ्लावरिंग पे और एक मिल्किंग पे। ठीक है, बाकी 6 का हम बता ही चुके हैं कि 6 है तो आप कौन कौन सी स्टेज पर इरिगेशन देंगे। तो ये आपका अलग अलग स्टेज पे इरिगेशन की बात है। अब हम बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो वैसे तो अगर अपने बात किया जाए, अगर वैसे तो अपने बात किया जाए, चलिए अगर अपने वैसे बात करें तो अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग जो न्यूट्रेंट्स होते हैं इनकी डिमांड होती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग न्यूट्रेंट्स की डिमांड होती है, लेकिन एक एवरेज की बात करें तो एफवाईएम देना चाहिए हमें पर हेक्टर 10 से 15 टन, नाइट्रोजन देना चाहिए 120 किलो पर हेक्टर, फास्फोरस हमें देना चाहिए 60 किलो पर हेक्टर और पोटास देना चाहिए 40 किलो पर हेक्टर। बट वही बात है ना, एरिया टू एरिया थोड़ा वेरी होता है, ये एवरेज यही है। ठीक है, इनमें से फास्फोरस और पोटास सॉविंग के टाइम ही दे देना चाहिए, नाइट्रोजन को स्प्लिट डोज में बांट बांट के देते हैं। 1/3 तो आप दे देते हो सॉविंग के टाइम में, बाकी जो बचा हुआ है उसको 2 या 3 डोज में आप दे देते हैं। बेसल एप्लीकेशन का मतलब समझते हो ना क्या होता है? बेसल एप्लीकेशन का मतलब होता है खेत की तैयारी के समय। बेसल एप्लीकेशन का मतलब होता है खेत की तैयारी के समय, जिस समय अपने खेत की यहाँ तैयारी की फोटो नहीं है, यहाँ तो खड़ी फसल में है। तो बेसल एप्लीकेशन में यानी आधार आवेदन के रूप में तो आप देते हैं फास्फोरस पोटास। नाइट्रोजन को हम 3 डोज में बांट लेते हैं। हाँ भाई हम लाइव है। नाइट्रोजन को क्या भाई गुरमीत शंका है क्या? देखो नाइट्रोजन जो है उसको हम 3 डोज में बांट लेते हैं, एक तो बेसल एप्लीकेशन में दे देते हैं और 2 अपने क्या करते हैं बाद में दे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करें अब हार्वेस्टिंग। देखो हार्वेस्टिंग कब करेंगे? फसल पीली पड़ जाए और दानों में 20 से 25% नमी हो। फसल हमारी पीली पड़ जाए और दानों में 20 से 25% नमी हो तब अपने हार्वेस्ट करेंगे। तो दानों में कितनी नमी होने पर हार्वेस्ट किया जाता है? जब 20 से 25% नमी होती है तब हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर अपने बात करें इल्ड की, इरिगेटेड एरिया में सिंचित क्षेत्र में उपज होती है 45 से 55 क्विंटल। अब आपको बता दें भारत में फील्ड क्रॉप के तहत गन्ने में तो तना उत्पादित होता है, उसको मत जोड़ देना यहां पे, गन्ना और आलू उसको छोड़ के फील्ड क्रॉप में सस्य विज्ञान में पढ़ी जाने वाली जो फसलें हैं, फील्ड क्रॉप में सबसे ज्यादा भारत में प्रोडक्टिविटी है वो गेहूं की है। फील्ड क्रॉप में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो किसकी है? गेहूं की है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी गेहूं की है, चावल से भी ज्यादा है। तो इरिगेटेड एरिया में उपज होती है 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर। रेनफेड एरिया में, वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपज होती है 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर रेनफेड बरानी एरिया में। हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो आपको देखने को मिलती है लगभग, अच्छा हाँ ठीक है भाई, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा इतनी कम कैसे। हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है, टाल वेराइटी जो होती है, लंबी किस्में होती है टोल वेराइटी, उनकी कम होती है, 25 से 30 होती है। कितनी होती है? 25 से 30% होती है। जो टोल वेराइटी होती है उनकी हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितनी होती है? 25 से 30% होती है। वहीं पे जो ड्वार्फ वेराइटी होती है उनकी हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितनी होती है? 40 से 45% होती है। 40 से 45% हार्वेस्टिंग इंडेक्स होती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स दिया किसने था? जिसने आइडोटाइप्स दिया था, डोनाल्ड ने। किसने दिया था? डोनाल्ड ने। अब डोनाल्ड याद रहना मुश्किल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप याद है अपने को, याद है ना? तो बस उसी से याद रख लो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है भाई ये, है ना? हार्वेस्टिंग इंडेक्स गिवन बाय डोनाल्ड। हार्वेस्टिंग इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ध्यान रखिए, लिख लेना। हार्वेस्टिंग इंडेक्स जिसने दिया था उसी ने आइडोटाइप दिया था।
और मजे की बात यह है कि गेहूं के अंदर ही आइडोटाइप दिया था डोनाल्ड। गेहूं के अंदर ही दिया था, डोनाल्ड ने गेहूं के अंदर ही दिया था। अब देखो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का बार बार पंगा न पड़े इसलिए मैं बता देता हूं। अब चलो पहले इस बात को पूरा करते हैं। जो लंबी किस्म है उनकी हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, 25 से 30 है। और जो ड्वार्फ किस्म है या सेमी ड्वार्फ किस्म है उनकी कितनी है, 40 से 45 है। अब देखो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई? 1960 के दशक में दिया था भाई, पर्टिकुलर बात करें तो 1962 में। किसी बच्चे ने पूछा है कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स कब दिया था, तो 1960 के दशक में दिया था। पर्टिकुलर बात करें तो 1962 में। फॉर्मूला ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है बता देते हैं भाई। पहले तो बताओ किसी को फॉर्मूला पता है क्या? चलो यहां इकोनॉमिक यील्ड केजी में डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड केजी में इनटू में 100। ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है इकोनॉमिक यील्ड को हिंदी में आर्थिक उपज बोलते हैं ना, आर्थिक उपज। और बायोलॉजिकल यील्ड को आप क्या बोल देते हैं, जैविक उपज। जैविक उपज का मतलब कि पूरे पौधे में, पूरा पौधे का भार कितना है। बायोलॉजिकल यील्ड का मतलब पूरे पौधे का भार कितना है। जैसे मान लो पूरे पौधे के भार अपने जितने सैंपल ये 100 किलो है, अब उसमें से जो दाना निकला वही आपकी इकोनॉमिक यील्ड है। इसीलिए आप कई बार क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स जब ग्रेन की लिखते हैं, ग्रेन की, तो ये लिखते हैं ग्रेन यील्ड, दाने की उपज। ग्रेन यील्ड हिंदी में लिखें तो दाने की उपज डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड, वही बायोलॉजिकल यील्ड को जैविक उपज बोल देते हैं। तो 100 किलो मतलब पौधों का भार है, तो उसमें से दाना कितना निकला, उसमें से दाना कितना निकला, मान लो कि दाना 40 किलो निकला, तो इनटू में आप 100 कर देंगे तो कितना हो गया, 40% आ गया ना। तो इस प्रकार से क्या है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकलती। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स हमें यह बताती है कि जो टोटल बायोमास पैदा हो रहा है, यानी कुल जैव भार जो पैदा हो रहा है, उसमें से दाने का भार कितना, उसमें से दाने का भार कितना है। क्या हो गया भाई? उल्टा नहीं है, सीधा ही है। बायोलॉजिकल यील्ड ऊपर थोड़ी आती है, बायोलॉजिकल यील्ड तो नीचे आती है भाई। उन्नीस सौ 68 में तो उसने वो दिया था गेहूं के अंदर, आइडोटाइप दिया था, रोहित कुमार। ऊपर इकोनॉमिक यील्ड लिखी जाती है, बायोलॉजिकल यील्ड कैसे लिखोगे आप? बायोलॉजिकल यील्ड कैसे लिखोगे? बायोलॉजिकल यील्ड लिखोगे ऊपर तो जाहिर सी बात है 100 किलो से 100% से भी ऊपर निकल जाएगा मामला। यही सही है फॉर्मूला। ये और ये सही है अपने आप में, ये ठीक है। हाँ, ये जो वजन लेते हैं ना आप, ड्राई वेट बेसिस करते हैं हमेशा। ड्राई वेट बोलते हो ना, मतलब जैसे शुष्क भार, शुष्क भार का मतलब होता है पौधे को जला लो उसके कार्बन का भार है। इकोनॉमिक यील्ड ले रहे हैं यानी ग्रेन की यील्ड ले रहे हैं, वो भी शुष्क भार में लेंगे, और बायोलॉजिकल यील्ड है वो भी शुष्क भार में ही लेंगे, ड्राई वेट में लेंगे हमेशा।
अभी सारा बता देंगे किसमें ज्यादा है किसमें कम है, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा। जो आप वजन ले रहे हैं केजी वो ड्राई वेट बेसिस ले रहे हैं, शुष्क भार के अनुसार लेते हैं हमेशा। ड्राई वेट बेसिस ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लेना, मैंने केजी लिखा है तो आप ओब्लिक में लिख लेना ड्राई वेट बेसिस लिख देना। ड्राई वेट शुष्क भार के अनुसार होता है, फॉर्मूला यही सही होगा आप लोगों का, ठीक है। उल्टा नहीं लिखना है, सीधा लिखना है, यही सही है। अब देखो ग्रेन में सबसे ज्यादा होती है राइस की, ग्रेन में सबसे ज्यादा होती है राइस की 50%। बाकी सभी सीरियल की रेंज जो होती है वो 40% की होती है। गेहूं भी इसी में आ जाएगा 40 वाले। पल्सेज एंड ऑयल सीड की बात करें, पल्सेज और ऑयल सीड की बात करें तो होती है 30%। कॉटन की भी ऑलमोस्ट 30%, कपास की भी 30% होती है। शुगर केन की 27% होती है। अब देखो मेनली तो ग्रेन की ही इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा किसकी होती है तो फोडर क्रॉप की सबसे ज्यादा होगी ना, क्योंकि पूरा पौधा ही काम आना है। फोडर क्रॉप 80% से ऊपर मिलेगी। ट्यूबर क्रॉप, ट्यूबर और रूट में भी लगभग 75-80 से ऊपर ही मिलती है, तो इनकी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। तो आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा किसकी होती है, फोडर और ट्यूबर क्रॉप की होती है। फोडर, ट्यूबर और रूट क्रॉप की होती है 80% से भी ज्यादा होती है। कितने से ज्यादा होती है? 80% से भी ज्यादा होती है। और सबसे कम होती है दालों में जो रेड ग्राम होता है, ये तो सबको आता है, फटाफट बता दीजिए। रेड ग्राम के अंदर हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे कम होती है अरहर। रेड ग्राम बोले तो अरहर, अरहर में सबसे कम होती है। राइस बोले तो भाई चावल, सीरियल बोले तो गेहूं, सॉरी गेहूं क्या, अनाज। पल्सेज यानी दलहन, कॉटन यानी कपास, शुगर केन यानी गन्ना। ठीक है, सबसे कम पूछा है मैंने, फटाफट बताइए सबसे कम किसका होता है, बता देंगे उम्मीद है मुझे। मतलब अरहर की होती है तो मैंने बता दिया, ये मत बताओ, ये बताओ कितने परसेंट होती है। 19% होती है। इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरहर का कितना होता है? 19%। सबसे कम हार्वेस्टिंग इंडेक्स अरहर की होती है, जो आपको ये बताता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब कटाई सूचकांक। हिंदी में क्या बोलते हैं? कटाई सूचकांक। हिंदी में आप क्या बोल दोगे इसे? कटाई सूचकांक बोल देंगे। कटाई सूचकांक क्या बोल देंगे आप इसे? कटाई सूचकांक है वो बोलते हैं। ठीक है, तो कटाई सूचकांक जो है, कहने का मतलब हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, वो आपको ये बताता है कि बायोमास की तुलना से जो व्यावसायिक भाग है वो कितना पैदा हुआ। कुल बायोमास, उसकी तुलना से व्यावसायिक भाग कितना पैदा हुआ, उसका प्रतिशत क्या कहलाएगा भाई? हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहलाएगा। यानी पूरे पौधों के उत्पादन की तुलना में उसमें व्यावसायिक भाग यानी दाना कितना उत्पादित। अब गेहूं की जो लंबी किस्में हैं उनका हार्वेस्टिंग इंडेक्स सिर्फ 25 से 30% है, यानी भूसा ज्यादा पैदा होता है, दाना कम होता है। बोनी या अर्ध बोनी किस्में हैं, इनका कितना होता है? 40 से 45% होता है। अच्छे से याद रह जाएगा। अब बात आती है गेहूं के भंडारण के दौरान नमी कितनी रखी जाती है, तो गेहूं के भंडारण के दौरान दानों में 10 से 12% नमी रखी जाती है। गेहूं के भंडारण के दौरान दानों में 10 से 12% नमी है वो रखी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब जो प्लांट प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, यानी मुख्य रोग, कीट और कोई व्याधियां हैं, तो वो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। गेहूं चावल बड़ी फसलें हैं, उसके बाद छोटी छोटी, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।